वीडियो बनाइए और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। आज पहली बार राजस्थान में राजस्व दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर जयपुर में आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। एक दिवस की शुरुआत करना, अब ये हमेशा हर साल आज का दिवस मनाने का संकल्प हमें लेना है, जिससे कि हम लेखा जोखा कर सके पूरे साल भर का, कि एक साल में हमने क्या क्या काम किए, क्या क्या फैसले किए, कितनी प्रोग्रेस करी, कहाँ कहाँ अड़चन आई और कैसे हमने दूर करी। तो एक विभाग का लेखा जोखा, और वो भी वो विभाग जो राजस्व लाखों करोड़ लोगों से ताल्लुक रखता है। राजस्व दिवस के मौके पर जयपुर में 17 तहसीलों के लिए एक कृषि ऋण पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। इस पोर्टल की सहायता से काश्तकार कृषि लोन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस पोर्टल के जरिए किसान संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ऑनलाइन ही अपनी जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन का काम भी कर पाएंगे, जिससे उन्हें पंजीयन और राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था, जिससे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार संभव हुए थे। इसलिए 15 अक्टूबर का दिन राजस्व विभाग के लिए विशेष है और इसी दिन राजस्व दिवस मनाने का फैसला लिया गया। कोरोना काल में बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 के बजट भाषण में कुल 53,000 पदों की भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 41,000 पद शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा विभाग ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर अगले 2 साल में 881.61 करोड़ और इसके बाद 1,717.40 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इसके अलावा सीएम गहलोत ने 282 क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2,489 अस्थायी पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। इनमें से प्रधान अध्यापक के 104, वरिष्ठ अध्यापक के 1,692, अध्यापक के 411 एवं कनिष्ठ सहायक के 282 पद शामिल हैं। जिन्होंने प्रदेश के डीजीपी के तौर पर पुलिस की कमान बखूबी संभाली, वो भूपेंद्र सिंह यादव अब आरपीएससी के बॉस बन गए हैं। प्रदेश के पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव को आरपीएससी का 35वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष दीपक उप्रेती ने उन्हें पद का चार्ज सौंपा। राज्यपाल से औपचारिक ऐलान होते ही भूपेंद्र सिंह ने बिना देर किए अपनी जिम्मेदारी संभाली और चुनौतियों को अपने कंधे पर ले लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग को नए मुखिया मिल गए हैं और अब भूपेंद्र यादव के सामने नई चुनौतियां भी हैं। का मैंडेट है, आयोग का जो कार्य है वो बेहतर तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, त्वरित गति से हो, समयबद्ध हो। यही मूलतः प्रयास रहेंगे। क्या एक बार समझ लें इसको, प्रयास यही होगा कि यथाशीघ्र करें। अब जरा उन चुनौतियों के बारे में भी जान लीजिए जिनका भूपेंद्र सिंह यादव को सामना करना है। कोरोना काल में लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा कराना। विभिन्न विभागों में करीब 9,000 पदों पर भर्ती सबसे बड़ी चुनौती। 9,000 पदों में आरएएस 2018 के इंटरव्यू होना बाकी हैं। चुनौतियां कितनी भी हों, लेकिन भूपेंद्र यादव को पूरा भरोसा है कि वो हर चुनौती का सामना करेंगे, उनका बेहतरीन समाधान करेंगे। 17 अक्टूबर को मलारना में होने वाली गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की महापंचायत अब बयाना के अड्डा पीलूपुरा में आयोजित की जाएगी। बुधवार शाम को अचानक गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जगह बदलने का फैसला कर सबको चौंका दिया है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि ये फैसला क्यों लिया गया।
अपने घर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंसला ने कहा कि अब वे वयाना तहसील के अड्डा पीलूपुरा में समाज की महापंचायत करेंगे और इसी महापंचायत में ये फैसला होगा कि आरक्षण के लिए आंदोलन हो या नहीं। इस दौरान गुर्जर आरक्षण पर सरकार के गंभीर न होने के सवाल पर बैंसला ने कहा कि सरकार ध्यान दे रही है और समाधान भी निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस महापंचायत का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। सामाजिक हित और आरक्षण के हक को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। हमारा उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण से हर पहलू पे चर्चा करना और निर्णय लेना, ये समाज ही तय करेगा। आंदोलन कोई जरूरी नहीं है कि हो ही समाज ही तय करेगा, वो भी ये भी समाज ही तय करेगा। सरकार से कोई वार्तालाप नहीं हुआ आपका? अभी तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ समाज से, सर मांग क्या है सरकार से, और सरकार इस ओर ध्यान दे। बीकानेर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो एक बच्चे का अपहरण कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहा था। इस बच्चे का अपहरण देशनोक इलाके में उसके घर के सामने से ही किया गया था। भूपेश चारण नाम के एक शख्स ने बच्चे को पता बताने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया था और फिर डरा धमका कर उसे अपने साथ ले गया। पहले तो भूपेश ने बच्चे के घर वालों से फिरौती के तौर पर 2 करोड़ की रकम मांगी, लेकिन बाद में ये सौदा 5 लाख में तय हुआ। इस बीच पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया था और जैसे ही पैसों के लेन देन के लिए किडनैपर मौके पर पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नरसिंहदास सिंह मोहता की टाऊ बताए गए स्थान के लिए रवाना हुआ। पुलिस ने चारों तरफ से अपने आदमी लगाए हुए थे। ओम प्रकाश के भाई अशोक कुमार ने जो ही अपहरणकर्ता को रुपयों का बैग 5 लाख रुपयों का बैग सौंपा तो उसने बच्चा संभाल दिया तथा मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा। तभी पुलिस ने चारों मेर से घेरकर काफी दूरी तक पीछा किया। अपहरणकर्ता मुलजिम भूपेश सनोफ गेधारीदान चारण निवासी देशनोक को गिरफ्तार कर लिया। करीब 1 महीने से ये नाबालिग लड़की पुलिस और थानों के चक्कर लगा रही है ताकि उस शिक्षक को पुलिस पकड़कर उसके किए की सजा दिला सके, जिस शिक्षक ने मरहम पट्टी के नाम पर इसके साथ अश्लील हरकत की थी और शिकायत करने के बाद से फरार है। 18 सितंबर को इस लड़की के हाथों में चोट लगी थी, जिसके बाद ये अपने पिता के साथ शिक्षक रतनलाल के घर गई थी। रतनलाल बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक कंपाउंडर की तरह मरहम पट्टी और थोड़ी बहुत दवाई भी देने का काम करता था। जब ये लड़की रतनलाल के घर पहुंची तो उसने इसके पिता को दवाई लेने मेडिकल शॉप पर भेज दिया और फिर इसके साथ गंदी बातें करने लगा। लड़की के चिल्लाने पर इसके पिता इसे बचाने आए, लेकिन आरोपी उनसे भी उलझ पड़ा। बाद में पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और हर बार पुलिस यही कह रही है कि जांच हो रही है, जल्द आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये 18/9 का है, गुड़मालानी थाने का है और इस पे नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का प्रकरण है। कोई मेडिकल स्टोर का दुकानदार है उसके द्वारा। तो इस संबंध में डीवाईएसपी साहब गुड़मालानी तफ्तीश कर रहे हैं और जल्दी इसमें कार्रवाई हो जाएगी। और उसकी उससे अभी तफ्तीश पूरी हुई नहीं है। तफ्तीश होने के बाद ही किसी नतीजे पहुँचा कि वो अध्यापक है या मेडिकल स्टोर वाला था। अभी गिरफ्तारी मांग की है, तो अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, तो अभी जल्दी कार्रवाई कर दी जाएगी। कोरोना के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को बिजली बिल जमा करवाने के मामले में थोड़ी राहत मिली है। जोधपुर डिस्कॉम ने ये फैसला किया है कि जो लोग अब तक बिजली बिल की राशि जमा नहीं करवा पाए हैं, उनमें से कृषि, बीपीएल और लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर विलंब शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे उपभोक्ता संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में संपर्क कर छूट योजना का लाभ ले सकते हैं। कोरोना को देखते हुए अभी वर्तमान में जो क्राइसिस चल रहा है, उसके लिए राज्य सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अभी ये योजना चालू की है, जिसके अंदर पहला तो ये है कि 31 अक्टूबर तक यदि वो सारी अपनी राशि जमा कराते हैं तो उस पर जितनी भी पेनल्टी की राशि है, एलपीएस जो लगा हुआ है, पूरा एक छूट दी जाएगी। ये कृषि उपभोक्ताओं को छूट है। इसके अलावा जो हमारे बीपीएल कंज्यूमर है उनके लिए ये पूरी छूट है। और इसके अलावा जो लघु घरेलू कनेक्शन है, जिनके 50 यूनिट से कम तक उपभोग है, उनको भी ये छूट का फायदा दिया जा रहा है यदि वो एक दूसरा से जमा कराते हैं। तो 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं देश की कई और अहम खबरों के बारे में। ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट सर, हो गया ब्लास्ट सर। चीन से सीमा विवाद के बीच कश्मीर में जोजिला टनल बनाने का काम शुरू हो गया है।
करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है और हर साल के 6 से 7 महीने भारी बर्फबारी की वजह से ये रास्ता बंद रहता है। जोजिला टनल बनने से कारगिल और श्रीनगर के बीच आवाजाही आसान हो जाएगी और ये सालों भर जारी रहेगी। जोजिला टनल बनने से स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना को भी बड़ा फायदा होगा। साथ ही टनल के निर्माण के बाद 3 घंटे की दूरी महज 15 मिनट में तय हो जाएगी। ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट सर, हो गया ब्लास्ट सर। और दूसरा जोजिला के माध्यम से जम्मू कश्मीर, और आने वाले कुछ ही वर्षों में वहां के लोग ये भूल जाएंगे कि वो भी जमाना गुजरा है जब मार्च अप्रैल के महीने में वहां आम लोगों को ये चिंता लग जाती थी कि अगले 6 महीने के लिए अन्न, अनाज, सब्जियां और फल कैसे जमा किए जाएं, क्योंकि रास्ते भी बंद हो जाएंगे, सड़कें भी बंद। वो जमाना जाता रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो कहा गया कि सेनाओं के लिए, अर्धसेना बलों के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसका महत्व बार बार दोहराया गया है। यह भी कहा गया पर्यटन के लिए इसका महत्व है। अनलॉक 5 के तहत मिली रियायतों पर आज से कई राज्यों में सिनेमा हॉल शर्तों के साथ खुल गए हैं। लॉकडाउन के बाद से पहली बार ये सिनेमाघर खोले गए हैं। सिनेमा हॉल खोलने के लिए केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके मुताबिक सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रखी जा रही हैं और हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शक ही अंदर जा पा रहे हैं। साथ ही सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहनना पड़ रहा है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था भी जरूरी है। गाइडलाइंस के मुताबिक एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखा जा रहा है। 10 प्रदेशों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में सिनेमा हॉल खुल तो गए हैं, लेकिन अभी भी दर्शक थिएटर जाने से डर रहे हैं। साथ ही नई फिल्म रिलीज न होने की वजह से निराशा भी है। हैदराबाद के बाद अब मुंबई और पुणे के कई इलाके मूसलाधार बारिश की वजह से भारी संकट का सामना कर रहे हैं। मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया है, तो वहीं सड़कों और गलियों पर सैलाब सा आ गया है। रात मुंबई में कुछ ही देर मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो चुका है। इस समय हम मुंबई के साइन इलाके के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है जहां 2 से 3 फीट तक का पानी भरा जा चुका है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही अहम सड़क है जो मुंबई को थाने से जोड़ती है। जो छोटी गाड़ियां हैं वो उनका इस रास्ते से गुजरना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है और ये हाल कुछ ही घंटों के बारिश में है। और मुंबईकरों के लिए मौसम विभाग ने भी कल एक अलर्ट जारी किया हुआ है कि अगले 3 दिनों तक भारी से भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते मुंबईकर घरों से बाहर ना निकले, ऐसी एक अलर्ट मुंबई मौसम विभाग के द्वारा लोगों में दी गई है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे समेत उत्तरी कोंकण के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर तेलंगाना में मंगलवार और बुधवार को हुई बारिश के दौरान हालात बिगड़ने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के कांदिवली इलाके के इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। 22वीं मंजिल के छज्जे पर वो भी बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के इस कदर स्टंट मौत को दावत देने जैसा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड होते ही वायरल हो गया और फिर कांदिवली पुलिस ने स्टंट करने वाले लड़कों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि कांदिवली पश्चिम में जय भारत बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर ये वीडियो शूट हुआ है और स्टंट करने वाला लड़का फरार है। पुलिस को ये भी पता चला है कि स्टंट करने वाले लड़के के साथ 2 और लड़के थे जो वीडियो बना रहे थे। पुलिस अब तीनों की तलाश कर रही है। एक इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी। उस हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं जय भारत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 22वें माले पे। वहाँ आने के बाद जो वीडियो में जो जगह है वो फिक्स हो गई है और ये आजू बाजू वाले से पूछताछ करने के बाद उनकी फैमिली भी मिली है, लेकिन स्टंट करने वाले कोई लड़के यहाँ पर नहीं है। तो जो स्टंट करने वाले लड़के कौन है वो हमें पता चला है और हम लोग उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्टार बनने के चक्कर में लोग इस तरह खतरनाक स्टंट वाले वीडियो और खतरनाक जगहों पर लिए गए सेल्फी अपलोड करते रहते हैं और हर साल इस चक्कर में कई लोगों की मौत भी हो जाती है।
एलओसी के पास सेना ने एक इलाके के लोगों के लिए मेले का आयोजन किया, जिसमें ज्यादातर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में यह दूर दराज का वो इलाका है जो बर्फबारी की वजह से साल में करीब 4 महीने तक दुनिया से कटा रहता है और वहां रहने वाले लोगों का सबसे संपर्क टूट जाता है। उन्हीं लोगों के मनोरंजन के लिए सेना ने वहां मेले का आयोजन किया, जिसमें बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए तमाम चीजें देखने को मिली। बच्चों के लिए गाने के कार्यक्रम के अलावा खेल प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें पूरे जोश के साथ कई बच्चे हिस्सा लेते दिखे। इलाके के कुछ लोगों ने नाचने के साथ वहां करतब दिखाकर भी सबका मनोरंजन किया। लोगों ने सेना की इस पहल की तारीफ करते हुए खुशी जाहिर की। यहाँ पे ऐसे मेले होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को हौसला बुलंद हो जाते हैं। सेना के एक अफसर ने इस तरह के आयोजन के पीछे की दूसरी वजह भी बताई। इनको एक मौका मिल जाता है कि जो दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं उसको जो है वो हमारे को बता पाए। मेले में इलाके के बुजुर्ग भी पहुंचे, जो एक जगह बैठकर वहां हो रहे कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते दिखे। तो 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली में डांस करने पर घिर गए। ट्विटर पर कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो कई ने उन्हें अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की याद दिला दी। क्योंकि 12 अक्टूबर को फ्लोरिडा में एक रैली के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक गाने की धुन पर थिरकते नजर आए थे। इस वीडियो के सामने आते ही ट्विटर पर लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप को आड़े हाथ ले लिया। कई को डोनाल्ड ट्रंप का झूमना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने इसे कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का मजाक बता दिया। वो कहने लगे कि अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं और ट्रंप अपने प्रचार में इतने मस्त हैं कि नाचने में लगे हैं। एक शख्स ने तो ये तक लिख दिया कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना के मामलों में अमेरिका को नंबर 1 बनाने की खुशी में डांस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगा नहीं कि आलोचनाओं से डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क पड़ा, क्योंकि फ्लोरिडा की रैली के अगले ही दिन पेंसिल्वेनिया की रैली में उन्होंने दोबारा डांस किया और इस बार ज्यादा देर तक किया। कभी डोनाल्ड ट्रंप पैर थिरकाते नजर आए तो कभी अपनी ही धुन में झूमते दिखे। बेलारूस में दोबारा चुनाव की मांग के लिए जारी प्रदर्शनों के बीच रूस ने वहां सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ जोरदार प्रदर्शनों के बावजूद रूस उनको पूरा समर्थन देता रहा, जो कि इस सैन्य अभ्यास में भी दिखाई दिया। रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी विमान में सवार होकर बेलारूस के वितेप्स्क पहुंची। बेलारूस के फौजी अड्डे पर इन जवानों का स्वागत किया गया। बेलारूस के सेना प्रमुख खुद इन जवानों से मिलने वहां पहुंचे। इस मिलिट्री ड्रिल में फौजी साजो सामान को लड़ाई वाले इलाकों में तेजी के साथ पहुंचाने की तैयारियां परखी गईं। ट्रेनों के जरिए टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों को मोर्चे तक पहुंचाने का भी अभ्यास किया गया। अभ्यास से पहले हथियारबंद जवानों ने एक परेड में भी हिस्सा लिया। इस अभ्यास में बेलारूस और रूस के अलावा कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश भी हिस्सा ले रहे हैं। मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका में नए टैक्स के विरोध में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां की सरकार ने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए लोगों पर नए टैक्स लगा दी, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी सैन होजे से सामने आई तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर अपना गुस्सा उतारते दिखाई दिए। उन्हें रोकने के लिए वहां पुलिस भी मुस्तैद दिखी। लोगों का हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हुए। सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए उन्होंने कई घंटों तक प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की भी मांग की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एक बार फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहां श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में सैकड़ों लोग एक बार फिर राजधानी जकार्ता की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ राष्ट्रपति भवन के बाहर इकट्ठा हो गई और अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। गुस्साई भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। गेट के अंदर मौजूद सुरक्षा बल पर बोतलें फेंकी गई। जवाब में सुरक्षा बल ने भी आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। आंसू गैस के गोलों की वजह से वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि जल्द ही वो फिर इकट्ठा होकर पुलिस के सामने डट गए। हालात संभालने के लिए पुलिस वालों का एक और दस्ता वहां भेजा गया, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। प्रदर्शनकारियों ने श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को रद्द करने तक विरोध जारी रखने की चेतावनी दी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया के 19 प्रांतों में आई बाढ़ से करीब 12 लोगों की मौत हो गई।
बाढ़ से बचाने के लिए 10,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तेज बारिश और उस पर चक्रवाती तूफान की मार की वजह से वहां हालात काफी बिगड़ गए। और हाल यह है कि सामने आई एक तस्वीर में एक इलाके में कमर से ऊपर तक पानी भरा नजर आया। लोग अपने घरों से जितना सामान निकाल पाए उसे थैलों में भरकर एक रस्सी के सहारे रास्ता पार करते दिखे। एक दूसरी जगह से सामने आई तस्वीर में तो पानी लोगों के गले तक आ गया। सिर्फ दूर दराज के इलाकों में ही नहीं, कंबोडिया की राजधानी प्नोम पेन में भी बुरा हाल दिखा। एक जगह तो नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उस पर बने पुल को छूती नजर आई। सामने आई एक तस्वीर में लोग पानी के बीच ही गुजर बसर करते दिखे। एक महिला खाना पकाती नजर आई तो एक आदमी तालाब बनी गली में चारपाई पर गुमसुम बैठा दिखा। पानी ने सड़कों पर भी डेरा जमा लिया तो शहर में ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक बेकाबू कार ने एक रेस्टोरेंट के बाहर कई लोगों को रौंद दिया। यह हादसा उस रेस्टोरेंट के आउटडोर डाइनिंग एरिया यानी बाहर खुले में बैठकर खाने वाली जगह पर हुआ, जहां दोपहर के वक्त कई लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सड़क के दूसरी ओर अपनी कार को पार करने की कोशिश में एक आदमी गाड़ी की रफ्तार पर काबू नहीं कर पाया और डिवाइडर को पार करते हुए उसकी गाड़ी आगे बढ़ गई। इससे पहले कि वो कार की ब्रेक लगा पाता, उसकी गाड़ी ने रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर खाना खा रहे कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे के बाद वहां लोगों में चीख पुकार मच गई और दूर बैठे कुछ लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर भाग गए। हादसे के बाद कई लोग घायल हालत में जमीन पर गिरे नजर आए, जिनकी वहां मौजूद लोगों ने मदद भी की। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी कोरोना की चपेट में आ गए। हालांकि रोनाल्डो में किसी तरह का कोई लक्षण नहीं मिला था, लेकिन नियमित चेकअप के दौरान वो पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उनकी टीम के दूसरे खिलाड़ियों पर भी कोरोना की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया, क्योंकि रिपोर्ट आने से ठीक पहले रोनाल्डो अपनी टीम के साथ मैदान में प्रैक्टिस करते देखे गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ काफी देर तक अभ्यास किया था। यही नहीं, कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपने क्लब के साथियों के साथ खाना भी खाया था, जिसकी फोटो भी उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की थी। हालांकि पुर्तगाल की फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल रोनाल्डो की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें क्वारंटीन किया गया है। रोनाल्डो फिलहाल नेशंस लीग में खेल रहे थे, लेकिन अब वो इसके बाकी मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। कोरोना काल में इंग्लैंड की एक कंपनी ने एक ऐसा अनोखा उपकरण बनाया जिसे गले में पहनते ही आदमी के आसपास कोई दूसरा शख्स फटक ही नहीं पाएगा। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसलिए इसे बनाया गया, जो लोगों के एक दूसरे के करीब आते ही खतरे की घंटी बजाने लगता है और लोग सावधान हो जाते हैं। कंपनी ने गले में किसी हार की तरह पहने जाने वाले इस उपकरण का डेमो भी करके दिखाया। कुछ दूरी के फासले पर दोनों उपकरणों में नीली बत्ती जलती नजर आई, लेकिन जैसे ही दूरी कम हुई तो उनमें लाल बत्ती के साथ तेज बीप बजने लगी। उस उपकरण को गले में पहने 2 लोग बातें भी करते दिखे। इस दौरान दोनों उपकरणों में नीली लाइट जलती नजर आई, लेकिन जैसे ही दोनों आदमी पास आए तो उपकरण से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। ये देखते ही पहला आदमी तुरंत पीछे हट गया और उपकरण ने फिर से नीली लाइट दिखाना शुरू कर दिया। इसे बनाने वाली कंपनी के ग्रुप मार्केटिंग मैनेजर ने इसके काम करने का तरीका भी समझाया। It makes 2 signals, blue when you're 2 meters away from another bump wearer and red and a loud beep when you're 1 meter away. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए दोनों लोगों का इस उपकरण को पहनना जरूरी है। ऐसे में कंपनी के सभी कर्मचारी इसे पहनकर काम करते दिखे। वैसे तो कंपनी ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की आदत डालने के लिए उपकरण बनाया था, लेकिन कुछ दिन पहले लंदन मैराथन में भी कुछ धावकों और स्टाफ ने इसका इस्तेमाल किया, जिससे रेस का सफल और सुरक्षित आयोजन हो पाया।